चलिए आइए हम लोग आगे देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 17 से। ठीक है, ये जो देना आपको ये फ्रेज है ना। तो आइए देखते हैं हम लोग 17 नंबर फ्रेज में कह रहा है टू कार्व आउट अ नीश फॉर। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? देखिए मैं पढ़ ही देता हूँ फ्रेज वगैरह को, क्योंकि लिखने में जो टाइम वेस्ट करेंगे इससे मैं केवल पढ़ देता हूँ। ठीक है, ताकि काफ़ी टाइम सेव हो जाए और आप लोग देख लीजिएगा। तो टू कार्व आउट अ नीश फॉर का मतलब ही होता है, बताइए, यस, खुद के लिए एक बेहतर पोजीशन क्रिएट करना यानी बनाना। ठीक है, यानी डेवलप्ड अ स्पेसिफिक पोजीशन फॉर हिमसेल्फ। तो सही इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। कौन सा हो जाएगा? डी नंबर। आंसर आपके पास पहले से मौजूद है ऑलरेडी। ठीक है, 18 में कह रहा है यू विल सक्सीड इफ़ यू फॉलो माई एडवाइस टू द लेटर। मतलब क्या, अगर देखिए सेंटेंस दिया रहता है थोड़ा और आसान हो जाता है हम लोगों के लिए। ठीक है, आप सफल होगे अगर आप मेरी सलाह को एकदम डिटेल तरीके से, ठीक है, डिटेल का मतलब क्या होता है, काफ़ी जो भी मैंने कहा है उसको अगर अच्छे से पालन करेंगे तो आप ज़रूर सक्सेस करेंगे। तो टू द लेटर का मतलब ये होता है इन एवरी डिटेल, पूरी तरह से एकदम व्याख्या के साथ, यानी डिटेल में कह सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आ क्रिटिक्स वर्क इज़ टू रीड बिटवीन द लाइन्स। रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब ही होता है चीज़ों को, जो इम्प्लाइड चीज़ें होती है, जो निहित होती है उसमें, उन सारी बातों को बेहतर तरीके से समझ पाना। ठीक है, चलिए बात समझ आ रहा है ना आप लोगों को? तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका? अंडरस्टैंड द इनर मीनिंग। देखिए ए नंबर ऑप्शन में जो दिया था आपका वो लिखा है टू कम्प्रीहेंड द मीनिंग, यानी केवल अर्थ को समझना। कम्प्रीहेंड का मतलब ही होता है अंडरस्टैंड करना, समझना। लेकिन यहाँ पे जो सी नंबर ऑप्शन दिया है वो लिख दिया है साफ साफ टू अंडरस्टैंड द इनर मीनिंग। तो यहाँ पे इनर सब जोड़ देने से हमारा आंसर परफेक्शन के साथ वही हो गया। ठीक है, 20 नंबर देखिएगा, वेयर डिसिप्लिन इज कंसर्न आई पुट माई फुट डाउन। तो पुट माई फुट डाउन का मतलब ही होता है टेक अ फर्म स्टैंड। क्या होता है भाई? टेक अ फर्म स्टैंड, कोई चीज़ में दृढ़ संकल्प लेना, दृढ़ निश्चय लेना। ठीक है, द कन्विक्ट क्लेम्ड इनोसेंस एंड स्टूड हिज ग्राउंड इन। देखिए स्टूड हिज ग्राउंड इनका मतलब होता है जो एक बार पूरी तरह से हो गया, ठीक है, तो वो उस चीज़ को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। क्या नहीं कर पा रहा है? इन स्पाइट ऑफ रिपीटेड एक्यूजेशंस, मतलब बार बार उस पर आरोप लग रहे हैं लेकिन फिर भी वो अपने आप को समर्पण करने से क्या कर रहा है? इनकार कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा रिफ्यूज़ टू यील्ड। रिफ्यूज़ टू यील्ड का मतलब ही होता है समर्पण करने से, अपने आप को सरेंडर करने से क्या करना है? इनकार करना। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। आइए हम लोग अब देखते हैं 22 नंबर से लेके आगे इम्प्रूवमेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान समझिएगा इम्प्रूवमेंट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा था वाई शुड यू बी डिस्पेयर्ड ऑफ योर सक्सेस, ठीक है, ऑफ योर सक्सेस ऑफ योर अंडरटेकिंग। तो थोड़ा पहले यहाँ समझिए, वाई शुड यू बी डिस्पेयर्ड, जब ऐसा टर्म यहाँ लिखा है तो आपको क्या करना होगा? यहाँ पे आपको जो समझना है उसमें सेंटेंस पहले एक्टिव में ढूंढिए आप लोग। ठीक है, तो एक्टिव में जब ढूंढिएगा तो वाई शुड यू बी डिस्पेयर्ड, और बी के बाद जब भीतरी आता है पैसिव में होता है, मैंने बताया है अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो आपका सी नंबर ऑप्शन और सी नंबर ऑप्शन और दिया गया जो आपका सेंटेंस है वो दोनों कट जाएगा आपसे, क्योंकि दोनों क्या है? पैसिव में दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे फिर ऑप्शन नंबर, अगर हम ए और बी को तुलना करें तो बी में लिखा है यू डिस्पेयर ऑफ सक्सेस ऑफ अंडरटेकिंग, और ए में लिखा था यू डिस्पेयर ऑफ द सक्सेस ऑफ योर अंडरटेकिंग। ठीक है, तो आपका चूँकि यहाँ पे बात कर रहा है इसके लिए, तो ठीक है कर दीजिए आप लोग आंसर। और वैसे भी जब दो नाउन जोड़ते हैं ऑफ से तो फर्स्ट नाउन पहले क्या होता है? द होता है। तो सिंपली क्या हो जाएगा यहाँ पे? वाई शुड यू डिस्पेयर, आप निराश क्यों हैं? ठीक है, अपने बिहाफ में सक्सेस को लेकर के, यानी क्यों हैं मतलब क्यों होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, इसका सेंस ये है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। देखिए मैं सेंटेंस को केवल पढ़ दे रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 जो कह रहा है एज रीज वाज गोइंग टू टाउन इन द हाई स्ट्रीट। पहले यहाँ समझिए, देखिए दो तरह का यहाँ सेंटेंस लिखा है कि एज रीज नाम दिया है कोई, वाज गोइंग टू टाउन इन द हाई स्ट्रीट। ठीक है, अ सैवेज डॉग अटैक्ड हिम एंड बीट हिम। अगर सीक्वेंस के बारे में बात करें, स्वाभाविक है पहले अटैक करेगा तभी काटेगा, कि पहले काट लेगा फिर अटैक करेगा उस पर? नहीं। तो इस हिसाब से अगर देखें तो ऑप्शन नंबर सी में ऐसा ही लिखा है कि पहले बीट हिम, पहले काट लिया फिर अटैक किया, तो सी तो कट गया अपने आप। बी नंबर होगा ही नहीं क्योंकि बी में पहले ही इन द हाई स्ट्रीट कर दिया है। ठीक है, तो काट दीजिए। अब बचता है या तो ए नंबर या बचता है डी नंबर। ठीक है, तो डी नंबर जो यहाँ तक अगर हम बात करें डी नंबर की, तो वहाँ डी में क्या हो जाएगा इसमें बताइए? मतलब डी का मतलब जो दिया हुआ सेंटेंस में कि रीज वाज गोइंग टू टाउन इन द हाई स्ट्रीट। ठीक है, और ए में कह रहा है कि एज रीज वाज गोइंग टू टाउन अ सैवेज डॉग अटैक्ड हिम एंड बीट हिम। वो शहर जा रहा था, ठीक है, एक जो कुत्ता है उसको अटैक किया और काट लिया। कहाँ? इन द हाई स्ट्रीट, मतलब जहाँ वो जा रहा था उस जगह पर।
तो वैसे भी जानते हैं अगर आप प्लेस के बारे में बात करते हैं तो एडवर्ब ऑफ प्लेस का जो पोजीशन होता है वो सेंटेंस के आखिरी में ही होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका आंसर जो है इसमें क्या हो गया, ए नंबर हो गया, ठीक है, ए नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए आगे, समथिंग इज़ प्रीटी हेयर, ठीक है, क्या लिखा है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, जब सेंटेंस में हम लोग हेयर से सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, हेयर या देयर से, तो इसके बाद पहले क्या आता है, ऑक्सिलरी वर्ब आता है, मतलब इन्वर्जन लेता है। जब सेंटेंस को हम लोग हेयर और देयर से स्टार्ट करेंगे तो क्या लेगा, इन्वर्जन लेगा, और इन्वर्जन लेगा मतलब पहले वर्ब आता है, उसके बाद आगे हम लोग सब्जेक्ट वगैरह का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये बात यहाँ थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हेयर इज़ समथिंग प्रीटी दैट नीता कैन वेयर टू द पार्टी, ठीक है। तो समथिंग इज़ प्रीटी हेयर या हेयर इज़ समथिंग प्रीटी। आप बोलिए ऐसा क्यों सर, तो ऐसा इसलिए हो जाएगा क्योंकि जो समथिंग दिया है वो हमारा यहाँ पे एंटीसीडेंट के तौर पर है, ठीक है, और उसके लिए दैट आएगा, जैसे अभी बताए थे आपको, नथिंग रहेगा, समथिंग रहेगा, ठीक है, एवरीथिंग रहेगा, तो वहाँ पे क्या दैट ही यूज़ करेंगे। तो हेयर इज़ समथिंग प्रीटी दैट नीता कैन वेयर टू द पार्टी, ठीक है। चलिए तो आप यहाँ करें, सी नंबर आंसर कर लेंगे। 25 को देखिएगा, 25 देखिएगा, आई हैव ड्रीम्ड ऑल माई लाइफ, देखिए तो यहाँ पे ये भी मीनिंग होता है, ध्यान रखिएगा, ड्रीम्ड के साथ प्रीपोजिशन ऑफ आता है, ड्रीम्ड ऑफ किसी चीज़ में, ड्रीम का सेकेंड और थर्ड फॉर्म क्या है, ड्रीम्ड है, यहाँ टी केवल जोड़ दीजिएगा। तो ड्रीम ऑफ का मतलब ही होता है किसी के बारे में क्या करना, स्वप्न देखना, कल्पना करना, ठीक है। तो यहाँ सही आंसर कर लीजिएगा, ड्रीम ऑफ, और ऑफ प्रीपोजिशन है तो उसके बाद फिर जीरंड आएगा, यानी ए नंबर इसका हो जाएगा, ठीक है। वैसे आंसर लिखने की जरूरत है नहीं, मैं फिर भी लिख रहा हूँ क्योंकि पहले तो लिखा हुआ आपके पास है। सिटिंग ऑन द हिल टॉप द सन वेंट डाउन वॉचिंग बिफोर हिम। इस सेंटेंस को थोड़ा ध्यान समझिएगा क्योंकि ऐसा ही कुछ सेंटेंस इससे पहले वाले टेस्ट पेपर में भी आया था, एक सेंटेंस जहाँ पे आप लोगों का आंसर जो था वो ग्रेजुएटेड था और हमने आंसर वहाँ पे ग्रेजुएटिंग किया था, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस दिया ग्रेजुएटेड और ग्रेजुएटिंग का, इसमें क्या डिफरेंसेस है, तो थोड़ा सा हम उस बात को समझते हैं ध्यान से। देखिए जहाँ तक अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात की जाए तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ हम लोग उस एक्शन को दिखाने के लिए करते हैं जहाँ पे दो घटनाएं या तो साथ साथ घटित होती है या दोनों घटनाओं के बीच में समय अंतराल बहुत कम होता है, ठीक है। तो उन दोनों घटनाओं को कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करते हैं। जैसे सिंपली एग्जांपल आप देते हैं कि जूता उतार कर वह मंदिर गया, तो जूता उतार कर मंदिर गया मतलब टेकिंग ऑफ हिज शूज़ ही एंटर्ड द टेम्पल। दोनों घटनाओं के बीच क्या है, समय अंतराल एकदम ना के बराबर है। निशाना लेकर वह पक्षी को मार दिया, ठीक है। तो क्या, टेकिंग एन एम ही शॉट द वर्ड, ऐसा हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ जो दिया हुआ है यहाँ भी वही टर्म है। यहाँ पे एक बात और ये समझना है कि जो दोनों का हमारा सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस है वो एक ही होना चाहिए, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट दो काम कर रहा है। निशाना भी हम ही ले रहे हैं और किसी चीज़ को हम ही मार रहे हैं, ठीक है। जूता भी हम ही खोल रहे हैं, मंदिर भी हम ही प्रवेश कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि जूता मेरा दोस्त खोल रहा है, मंदिर में हम प्रवेश कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जब एक ही सब्जेक्ट दो एक्शन करता है मतलब वहाँ पे सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस क्या है, एक ही है, ठीक है। और एक ही सब्जेक्ट दो दो एक्शन को कर रहा है, तो यहाँ भी केवल वही बात करना है, ठीक है। देखिए तो कॉमा के बाद यानी जो एक क्लाउज जहाँ पे एंड होगा, जैसे सिटिंग ऑन द हिल टॉप, ठीक है, मतलब पहाड़ की चोटियों के ऊपर बैठ करके, कॉमा, उस कॉमा के बाद आगे जो द सन लिखा है, कभी हमारा ये सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर द सन को आप वहाँ से इमेजिन करके रखिए, अपने मन ही मन सोच करके रखिए कहाँ पर, सिटिंग के पहले, तो आप ये पाएंगे कि द सन सिटिंग ऑन द हिल टॉप, मतलब सूर्य जो है वो पहाड़ की चोटी पर बैठा हुआ था, आप सूर्य खुद देख रहा था कि हम डूब रहे हैं। कभी ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। सूर्य डूब रहा था, ऐसा किसी और ने डूबते हुए देखा, मतलब यहाँ पे एक्शन जो है दो तो हो ही रहा है और हमारे पास सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस के लिए भी यहाँ दो दो अलग तरह का सब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखिए ऐसे होना चाहिए, फिर इसको, इस सेंटेंस को हम ऐसे देखिए, सिटिंग ऑन द हिल टॉप, ठीक है। फिर यहाँ पे हमें वैसे सब्जेक्ट लाइए जो सब्जेक्ट वास्तव में देखा होगा, तो कॉमा के बाद हमें वैसे सब्जेक्ट चाहिए जो सब्जेक्ट सिटिंग के पहले रखने पर वो उसी को फुलफिल करे। तो अगर आप ऑप्शन छाटना चाहें तो एक ही ऑप्शन हमारे पास है ए नंबर में, ही वॉच द सन गो डाउन, मतलब क्योंकि यहाँ पे अगर हम ही को लिखते हैं तो ही को पहले रखिए, तो ही सिटिंग ऑन द हिल टॉप, मतलब पहाड़ की चोटियों के ऊपर बैठ करके, ठीक है, उसने क्या किया, अब फिर देखिए, वॉच देखा द सन गो डाउन, सूर्य को नीचे जाते हुए, मतलब अस्त होते हुए, डूबते हुए, ठीक है। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया, ए नंबर हो गया। देखिए चीज़ों को लिखना जरूरी नहीं है, केवल आप समझ लीजिए जो बात कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर ऐसा कोई दिक्कत होगा तो मैं एक टेस्ट पेपर नंबर 1 से लेकर टेस्ट पेपर नंबर 10 तक, क्योंकि 10 पूरा हो जाएगा आपका, ठीक है, तो इसमें से एक हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे जो डाउट सेशन के नाम से होगा।
उसमें जो जो डाउट होगा आप पहले पूछ लीजिएगा चैट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे, ठीक है। अगर नहीं भी पूछिएगा तो बहुत सारे लोग पूछे भी हैं उसके आधार पे ही, या फिर मुझे जो लगता है कि ये सब ज़्यादा डाउट हो सकते हैं आपको, क्योंकि आप लोग कई बार सवाल पूछने से थोड़ा सा हिचक जाते हैं कि क्या पूछे, इतना आसान सवाल रहता है। नहीं, आप एकदम बेहिचक तरीके से पूछिए, क्योंकि आपको सीखना है यहाँ पे, ठीक है। तो उसके लिए हम वैसे सेशन को ज़रूर एक देंगे टेस्ट पेपर नंबर 10 कंप्लीट होने के बाद, एक डाउट सेशन का वीडियो, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ हो गया, द ऑफिस इज़ सून टू बी क्लोज्ड। देखिए सून टू बी नहीं होता है, अबाउट टू बी होता है। कोई काम जब होने को रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अबाउट टू बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा था, 28 में, ही हैज़ अचीव्ड नथिंग आउट ऑफ हिज वे। तो आउट ऑफ हिज वे नहीं होता है भाई, आउट ऑफ द वे होता है, आउट ऑफ द वे, ठीक है। कोई काम को असाधारण तरीके से करना, सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, आउट ऑफ द वे, ठीक है। आई प्रिवेल्ड ऑन हिम। तो देखिए आप जानते होंगे प्रिवेल के साथ अगर बात किया जाए तो क्या होता है, प्रिवेल के साथ क्या होता है, ऑन भी होता है, अपॉन भी होता है, जानते होंगे आप लोग। प्रिवेल्ड के साथ ऑन भी होता है और अपॉन भी होता है, ठीक है। प्रिवेल्ड के साथ अगेंस्ट भी आता है। तो हालांकि जब इसमें ऑन दिया ही है तो फिर क्यों इसमें चेंज करेंगे, तो सीधे कर दिए नो इम्प्रूवमेंट। इसलिए हमने यहाँ पे सी और डी दोनों लिखा था आंसर में, ठीक है। तो नो इम्प्रूवमेंट कर दीजिए आप। फिर देखिए यहाँ भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल जैसा क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट कुछ उसी का यूज होगा। ईगर टू पास हिज फाइनल एग्ज़ाम, ईगर टू पास हिज फाइनल एग्ज़ाम्स, मतलब फाइनल एग्ज़ाम पास करने की जो इच्छा है वो इच्छा किसकी है, तो आप बोलेंगे सर स्टूडेंट की है। मतलब कॉमा के बाद हमें जो सब्जेक्ट चाहिए वो सब्जेक्ट कौन होना चाहिए, वही होना चाहिए जो ईगर के पहले या ईगर वाली बातों को फुलफ़िल कर सके, ठीक है। तो इस हिसाब से बहुत सारे लोग इसका आंसर जो है थोड़ा गलती कर देते हैं कि द स्टूडेंट्स टॉप प्रायोरिटी वॉज स्टडिंग, ए नंबर कर देते हैं। कई लोग यहाँ पे सी नंबर कर देते हैं, वैसे सी तो होगा नहीं, ठीक है। कई लोग यहाँ पे जो दिया गया क्वेश्चन है वही कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है आपको। कॉमा के बाद हमें वही सब्जेक्ट चाहिए जो पहले वाले हमारे जो सब्जेक्ट है, जो हमारा एक्शन है उसको फुलफ़िल कर पाए, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, यहाँ क्या लिखा था, ईगर टू पास हिज फाइनल एग्जाम्स, द स्टूडेंट मेड स्टडिंग हिज टॉप प्रायोरिटी। यहाँ स्टडिंग जो है वर्ब में आईएनजी लगा हुआ जो है, ये वास्तव में प्रेजेंट पार्टिसिपल का फॉर्म काम कर रहा है, ठीक है। मेड स्टडिंग, उसने अध्ययन, यहाँ इसका मतलब अध्ययन होगा। क्या किया, हिज टॉप प्रायोरिटी, उसने अपने टॉप प्रायोरिटी की चीज़ों को उसको बनाया, ठीक है। तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए 31 देखिए क्या कह रहा है भाई, मिस्टर देव विल नॉट गो टू द वेडिंग रिसेप्शन विदाउट बीइंग कॉल्ड। देखिए मिस्टर देव जो है वो वेडिंग रिसेप्शन में नहीं जाएंगे जब तक उन्हें इनवाइट नहीं किया जाएगा। तो जब तक का मतलब होता है अनलेस, और अनलेस को हम बोलते हैं इफ़ नॉट। क्या बोलते हैं, अनलेस को ही क्या बोलते हैं हम लोग, इफ़ नॉट बोलते हैं। इसका मतलब अनलेस, और जब अनलेस का यूज़ करेंगे तो इसके साथ कभी नेगेटिव वर्ड का यूज़ नहीं होगा, इसलिए अनलेस ही इज़ इन्वाइटेड या इफ़ ही इज़ नॉट इन्वाइटेड। तो यहाँ ए नंबर और सी नंबर दोनों सही है, ए एंड सी दोनों सही है, लेकिन इसमें ज़्यादा देखें आप तो सी को लेकर चलिएगा, अनलेस का भी लेकर चलिएगा, इफ़ नॉट के सेंस को नहीं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सही आंसर यहाँ सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि अनलेस का मतलब ही क्या होता है, इफ़ नॉट होता है। और क्लाउज पढ़े होंगे आप लोग, कंडीशन में क्या पढ़ें क्लाउज में, कि जहाँ इफ़ क्लाउज रहेगा, इफ़ क्लाउज का मतलब इफ़ हो गया, अनलेस हो गया, अनटिल हो गया, ठीक है। तो अगर सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में है तो रेस्ट ऑफ द क्लाउज क्या होता है, सिंपल फ्यूचर में होता है, विल या शैल, और उसके बाद फिर V1 का यूज़ करते हैं। ऐसा पढ़े होंगे आप लोग कि जब तक उसे इनवाइट नहीं किया जाएगा, मतलब अनलेस ही इज़ इन्वाइटेड, सी विल या ही विल नॉट, ठीक है, वही लिखा है ना, गो टू द वेडिंग रिसेप्शन, ठीक है। चलिए तो ये था, काफ़ी दमदार फेस था इसका, और सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्वेश्चन थोड़ा दमदार रहता भी है इसमें, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे जो देना है वो क्या है भाई, वो है आपका OWS है, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग, इसको भी मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। बिलीफ इन मेनी गॉड्स, जो अलग अलग तरह के, बहुत तरह के भगवान ईश्वर में विश्वास करते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, उनको हम बोलते हैं पोलीथीज़म, है ना। क्या उसको बोलते हैं, पोलीथीज़म, मतलब अलग अलग तरह के चीज़ों में विश्वास करना, भगवान में, ईश्वर में विश्वास करना। पोली मतलब होता है अनेक, ठीक है। ये सब मैं पढ़ देता हूँ, वैसे मीनिंग है, थोड़ा खुद से भी कर सकते हैं सब चीज़, ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट है नहीं। हाँ 33 नंबर में थोड़ा स्पेलिंग सुधार लीजिएगा आप लोग। 33 नंबर में क्या लिखा वहाँ पे, अ क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स ऑन अ ब्रांच, ठीक है, अ क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स ऑन अ ब्रांच। तो ब्रांच का मतलब पेड़ की डाली पर ही जहाँ फूलों की गुच्छा होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं। क्या उसको बोलते हैं, इनफ्लोरेसेंस, ठीक है।
ध्यान रखिएगा। इसका मतलब होता है कि पेड़ की डाली पर ही, जैसे मान चलिए मुझे उतना ड्राइंग बनाना नहीं आता है, लेकिन पेड़ का ऐसा कोई ब्रांच हो गया, यहीं पे ढेर सारा फ्लावर वगैरह है, ठीक है, समझ लीजिए नॉर्मली ऐसे ही। तो ये क्या हो गया आपका, इसको बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस। और बूके मतलब क्या होता है, BOUQUET, बूके मतलब होता है गुलदस्ता, गुलदस्ता, ठीक है। चलिए जो देते हैं हम लोग, रीत क्या होता है, रीत, रीत होता है एक स्फेरिकल कह रहे हैं, सर्कुलर टाइप का होता है, जिसको मरने के बाद लोगों पर चढ़ाया जाता है ऐसे करके, ठीक है, तो वो होता है रीत होता है। ये भी आप कह सकते हैं क्या इसको हिंदी में, हिंदी तो देख लीजिएगा। चलिए अब एक एग्जैक्ट चीज़ हिंदी क्या लिखा जाए। फिर देखिए उसका क्या लिखा है, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट ओनली सेल्फिशनेस मोटिव्स ह्यूमन एक्शंस, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा है भाई, ध्यान दीजिएगा, इसमें लिखा है टर्म में कि जो सेल्फिशनेस मोटिव, ठीक है, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट ओनली सेल्फिशनेस मोटिव्स ह्यूमन एक्शंस, सॉरी मोटिवेट्स, मोटिव्स नहीं, मोटिवेट्स ह्यूमन एक्शंस, उसको हम बोलते हैं शाइनिंग। शाइनिंग मतलब होता है जो अपने द्वेष को लेके रहता है, ठीक है। चलिए ये हाईली स्केल म्यूजिशियंस को क्या बोलते हैं, वर्चुओसो बोलते हैं, आसान है, इसका मीनिंग है। अब मेथड ऑफ बॉइलिंग ब्रीफली टू कुक फूड स्लाइटली, इसको हम पैराबॉयल बोलेंगे। बेक मतलब होता है उसको गर्म करना, ठीक है, काफ़ी आसान आसान इसका मीनिंग है। चलिए द ग्रुप स्पेशली इन द आर्ट्स रिगार्डेड एज बीइंग द मोस्ट एक्सपेरिमेंटल, मतलब जो अनुभव के आधार पे है ना उन चीज़ों को माना जाता है, उसको हम बोलते हैं एवेंथ ग्रेड, बेस्ट ऑन एक्सपेरिमेंट, ठीक है, एवेंथ ग्रेड, ए नंबर। बी में दिया था मीनिंग आइक्नोक्लास्ट का मतलब होता है मूर्ति या विश्वास को तोड़ने वाला, ठीक है। 38 नंबर का रहा था वन हु हेल्प्स पीपल बाय गिविंग देम मनी और अदर एड। देखिए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी है, अगर एक आध दो मीनिंग हम स्कैप करते हैं, छोड़ देते हैं, तो ये जानबूझकर ही ये करते हैं। थोड़ा सा मेहनत करिए आप लोग घर पे भी बैठ कर, ठीक है। एक ऑनलाइन क्लासेस में भी सारे टेस्ट के 50 क्वेश्चन को डिस्कस करना, उसके बाद एक एक मीनिंग को करना, थोड़ा सा आप कोऑपरेट करिए 2-4 वर्ड्स को लेकर के, ठीक है, इतना आप कर सकते हैं। क्या जी, कर सकते हैं ना चलिए ठीक है। क्या लिखा था, वन हु हेल्प्स पीपल बाय गिविंग देम मनी और अदर एड, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बेनिफैक्टर बोलते हैं, ठीक है, जिसको लाभ पहुंचाते हैं हम लोग। अब चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेनिफैक्टर एंड बेनिफिशियरी, आपको बोल रहे हैं, ठीक है, बताइएगा क्या इसका मतलब हो जाएगा। चलिए आगे जो मीनिंग दिया था 39-40 में क्या दिया है, 39 से 40 में, हाँ बताइए फटाफट, चलिए इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा इसका 39-40 में, क्या देना है, करेक्टली स्पेल चुनना है ना, करेक्टली स्पेल क्या देना है मीनिंग। चलिए पहला मीनिंग है प्लेबियन, PLE है ना, PLEBEIAN, प्लेबियन का मतलब ही होता है निम्न कोटि का, क्या होता है, निम्न कोटि, समझते हैं ना, एकदम लोअर स्टैंडर्ड वाला, उसको हम प्लेबियन बोलते हैं। तो ये सही आंसर इसका ये होगा, ध्यान रखिए, EIAN होता है। और 40 में आपका हो जाएगा सराउंडिंग्स, SURROUNDINGS, सराउंडिंग्स, ठीक है, क्या, सराउंडिंग्स, ध्यान रखिएगा। चलिए तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद 2 पैसेजेज है, जो पैसेज का आंसर यहाँ पे ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। इस पैसेज में मुझे नहीं लगता है कि कोई खास दिक्कत होनी चाहिए पढ़ने के क्रम में, आप लोग खुद से इसको पढ़िएगा। बड़ा पैसेज तो है लेकिन कोई दिक्कत ज़्यादा है नहीं। पैसेज नंबर 2 को विशेष तौर पे पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। और कहीं कोई अगर क्वेश्चन में डाउट होता है तो क्वेश्चन के अंडरस्टैंडिंग को लेकर के, उसके जो सेंस को लेकर के, उसको थोड़ा सा 2-3 बार पढ़ के समझिएगा। मैं ये आप लोगों के लिए विशेष तौर पे देता हूँ ताकि आप खुद अपनी स्किल को डेवलप कर सके, ठीक है। चलिए और जल्द ही हम लोग अब लाइव सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो मेरी कोशिश है कि हम जल्द ही उसके तरफ अग्रसर हों, ठीक है। तो फिलहाल आज का सेशन इतना ही, चलिए, थैंक यू सो मच।